तो कैसे हैं आप सब। हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सभी के लिए गुड इवनिंग। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल आप लोगों की क्लास अपलोड नहीं हो पाई, इसका मुख्य वजह यह था कि कल नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। तो हम लोग स्टार्ट किए थे साइंस, पॉलिटी की तो क्लास चल नहीं रही थी साथ साथ, तो थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से थोड़ा उसका क्लास अपलोड नहीं हो पाया, कल भी परसों भी। तो हम लोग साइंस क्लास स्टार्ट किए थे। तो साइंस जो कि हम लोग साइंस में जो कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, और बायोलॉजी में वो भी वैसा सब स्टार्ट किए थे जो कि जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़े, जीव विज्ञान में हम लोग कोशिका स्टार्ट किए थे, कोशिका सेल, कोशिका सेल। हमने ये भी बताया था कि देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ की खोज, किसी भी चीज़ की पहचान एकाएक नहीं हो सकती। चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी विचार हो, तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया, एक लंबे समय से उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कोशिका जो है क्या होता है कि किसी भी वस्तु का निर्माण है बहुत सारी वस्तुओं के किसी एक चीज़, जैसे कि हमने बताया था कि सेल हुआ, टिश्यू, इस तरह से हमने बताया था ऑर्गन हुआ, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फिर एक प्रक्रिया होती है, तब जाके किसी एक जैसे कि ऑर्गन हुआ, फिर ऑर्गन बनता है, तब जाके फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, किसी जीव का निर्माण होता है। एक प्रक्रिया है। तो हम बात करते हैं सेल के बारे में कि आखिर सेल होता क्या है, सेल की खोज किसने की। तो हम बात करते हैं सेल क्या होता है कि सेल एक ऐसी इकाई है, किसी भी जैसे कि हमने कहा कि पृथ्वी पर दो ही प्रकार की वस्तु, दो ही चीज़ है क्या, एक को हम कह सकते हैं सजीव, एक को कह सकते हैं निर्जीव, एक को कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, एक को कहते हैं लिविंग थिंग्स। तो सजीव प्राणी है जो लिविंग थिंग्स है, तो सजीव प्राणी क्या होता है, वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और निर्जीव प्राणी जो है वो जो निर्जीव प्राणी है वो किससे बने होते हैं, वो अणु से बने होते हैं। तो आज तो उसके बाद अणु के बारे में हम बात नहीं करने जा रहे हैं, हम सजीव प्राणी के बारे में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि सजीव प्राणी से ही क्या होता है, बायोलॉजी की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक क्या है, सेल जो सजीव प्राणी के लिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हम कह सकते हैं कोशिका जैसे कि कोशिका क्या होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, किसी भी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, हम लोग कोशिका कहते हैं। तो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कोशिका होता क्या है, कोशिका खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या होती है, अर्थात सेल थ्योरी क्या होती है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं कि कोशिका, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हर चीज़ की जब हम लोग किसी के, जैसे कि क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरह सेल जो है, सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। जिस तरह से हम लोग कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, उसी तरह से टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में होता है कि कोशिका के अध्ययन, साइटोलॉजी का अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन कोशिका के अध्ययन, जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, काइटोस और लोगस। काइटोस का मतलब होता है सेल, काइटोस का मतलब क्या होता है, सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। अगर कहीं भी आ जाए तो
कहीं लोगोस कहीं भी शब्द मिले, जब भी हम लोग किसी अध्ययन का पढ़ते हैं तो अंत में लोगोस ही आता है, लॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी, तो क्या होता है लॉजी मतलब लोगोस शब्द से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पर लोगोस शब्द के बारे में होता है अध्ययन, मतलब उसके बारे में अध्ययन करना। काइटोसिस सेल के बारे में मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना, ये हुआ हमारा लोगोस। लेकिन क्या है कि जब क्या होता है कि धीरे धीरे किसी चीज़ में परिवर्तन होती रहती है, विकास होते रहता है, तो विकास होने की प्रक्रिया में क्या होता है, जब एक ऐसी स्थिति आती है जब किसी, जैसे कि हम लोग एक मान लीजिए कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर कहा था कि क्या हुआ, एक किसी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को तो बांट नहीं दिया गया होगा, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, चाहे अन्य सब्जेक्ट भी हुए हम लोग कहें तो। अगर पहले तो हम लोग कहेगा साइंस का भाग है, अगर हम जब हम विज्ञान का भाग है तो क्या कहते हैं, जैसे एकाएक किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं कहा कि साइंस का भाग इसे केमिस्ट्री में बांट दिया जाए, बायोलॉजी में बांट दिया जाए, फिजिक्स में बांट दिया जाए, ऐसा तो एकाएक होता नहीं है। इसके अंतर्गत क्या होती है कि जैसे केमिस्ट्री, जैसे शुरुआत में क्या होता है, जैसे कि हमने कहा था कि पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि क्या होता है, किसी भी विषय का जनक जो है हम लोग दर्शन शास्त्र, फिलोसफी को कह सकते हैं। क्या है कि फिलोसफी, सोचने की प्रक्रिया जो है वो फिलोसफी अर्थात दर्शन से स्टार्ट होता है। जहाँ पर साइंस खत्म होता है वहाँ से दर्शन स्टार्ट होता है, ये भी कहा जाता है। जिस तरीके से साइंस, जैसे कि साइंस शुरुआत में दर्शन, जैसे हम दर्शन बारे में पढ़ रहे कि आखिर ब्रह्मांड किसने बनाया, ब्रह्मांड किन चीज़ों से मिलकर बना है, आखिर हम लोग जीवित कैसे, हमारे अंदर जीवन, हमारे अंदर एक कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो कि हमें जीवित बनाए रखी है, एक कौन कौन से वस्तु, कौन कौन से चीज़ है, हम जो भी चीज़ कहें जो कि हमारे लिए एक जीवित होने का अनुभव कराती है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है दर्शन से। तब धीरे धीरे जब विकास होता है तो अलग अलग कोई फिर क्या होता है, सामाजिक विषय बनता है, कोई राजनीतिक विषय बनता है, तो कोई वैज्ञानिक विषय बनता है जिससे हम साइंस करते हैं। और फिर जब साइंस में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, तो विविधता देखी जाती है, तो हम लोग क्या किए, उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर, जैसे केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है। और उसके द्वारा जैसे कि हम लोग बायोलॉजी को क्या कहें, बायोलॉजी को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि हम लोग कहते हैं बोटनी और जूलॉजी, बोटनी और जूलॉजी। तो उसी तरह से हमारे यहाँ बताने का यह परिप्रेक्ष्य है कि जब क्या, क्यों इससे बांटने का मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य यह था कि एक विषय के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को हम मिश्रित लेकर नहीं पढ़ सकते, क्या होती है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं। तो उसी वजह से जब सेल में भी अधिक से अधिक विकास देखे गए, अधिक से अधिक क्रियाएं देखी गई, तो आज के समय हम लोग क्या करते हैं, साइटोलॉजी शब्द की जगह हम लोग सेल बायोलॉजी शब्द का भी उपयोग करते हैं, सेल बायोलॉजी शब्द का भी उपयोग करते हैं। सेल बायोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान, हम क्या कह सकते हैं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी मीन्स होता है कोशिका विज्ञान। समझ में आया यहाँ तक? देखिए कि सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते थे, लेकिन जब सेल का अध्ययन के बारे में जब और विकास हुआ, जब विकास की प्रक्रिया लंबी हुई, तो जब विकास देखा है बहुत अधिक से अधिक, जबकि जैसे कि सेल का अंतर्गत हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका के क्रियाएं एवं जैव रासायनिक एवं आनुवंशिकी का अध्ययन आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल बायोलॉजी में क्या होता है, जैसे आज के समय हम लोग साइटोलॉजी की जगह सेल बायोलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कोशिका क्रियाओं एवं जैव रासायनिक क्रियाएं
तथा आनुवंशिक क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक छोटे शब्द में कहते हैं कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन, हम कह सकते हैं एक शॉर्टकट में सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन। यहाँ तो समझ में आया कि सेल बायोलॉजी को कहते हैं कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन। तो यह हुआ हमारा। अब सेल, अब हम पढ़ते हैं सेल। सेल का डिफाइन सभी जानते होंगे, जिसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की, जैसे हम कह सकते कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या कहा हमने? सेल जो है क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये हुआ हमारा कोशिका, जो कि फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है कोशिका। तो कोशिका, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, और नहीं तो कॉपी पर लिख लीजिए इसको। तो ये हुए हमारे, तो हम पढ़ ली कि सेल क्या है। सेल हमने बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, चाहे हम इससे कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। हमने बताया कि क्या होता है कि हमने पीछे बताया था कि क्या कि पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव है, जो कि निर्जीव का निर्माण क्या होता है? अणुओं से होता है, जबकि सजीव का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा, अर्थात सेल के द्वारा। वहीं जब सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, इसकी खोज जो है, इसका खोजकर्ता जो है रॉबर्ट हुक, जबकि 1665 ईस्वी में हुआ था। इसकी जानकारी जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया, इनका जो चित्र है सेल की जो इसकी जानकारी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया से मिलती है। माइक्रोग्राफिया के द्वारा प्राप्त होती है। इन्होंने वास्तव में क्या हुआ था, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि कॉर्क के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका को देखा। इन्होंने वास्तव में क्या हुआ था कि सेल है, इन्होंने वास्तव में सेल को नहीं देखा था। इन्होंने एक ऐसी चीज को देखी, जैसे कि हमने जैसे कि क्या होता है, मधुमक्खी की छत्ते देखते हैं ना, उस आकार की। तो उस आकार की देखा, जैसे कि उसने सेला कहा। तो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी कॉर्क टुकड़े में जो है एक सेल, मतलब कि जो कि जेल का आकार की, जिसे हम कह सकते हैं मधुमक्खी की छत्ते के आकार की। तो उन्होंने उस समय वास्तव में कोशिका भित्ति देखी थी, कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति देखे हुए थे। तो उन्होंने उस कोशिका भित्ति को उन्होंने क्या समझा? कोशिका समझा। तो उसकी जानकारी किससे मिलती है? उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया से मिलती है। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? सेल की जगह उन्होंने किस चीज़ को देखी थी? कोशिका भित्ति को देखा था। और जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुएन हुक द्वारा। अब आता है कि जैसे कि कोशिका हुआ, तो कोशिका के अंदर हमने जाना कि किसके द्वारा खोजी गई थी, कब खोजा गया था, और उसके साथ ही क्या होता है, हर चीज़ का किसी कार्य होता है, किसी का सिद्धांत होता है। उसी तरह से आज हम देखेंगे कि अभी कि कोशिका सिद्धांत क्या होते हैं, उसकी क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरियाँ हैं, तो उसका थ्योरी और किनके द्वारा दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है, दो वैज्ञानिक थे जिन्हें हम स्लीडेन और स्वान कहते हैं। जो कि स्लीडेन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, वहीं स्वान जो थे बोटनिस्ट थे। स्लीडेन जो थे जूलॉजिस्ट थे
स्लीडन स्वान, स्लीडन जो थे बोटनिस्ट थे और स्वान जो थे जोलॉजिस्ट थे। तो स्लीडन जो है 1838 और स्वान जो है 1839, इसी में क्या दिया उन्होंने, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं, कौन कौन से लक्षण उपस्थित हैं, कौन कौन से कार्य उपस्थित हैं। तो पहला, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। हमने बताया कि क्या होता है कि सजीव प्राणी किनके द्वारा निर्मित होते हैं, कोशिका के द्वारा। हमने भी यहाँ पर ऊपर भी देखा कि सेल के डिफाइन में भी जब कोशिका हम परिभाषित करते हैं उसमें कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात सभी जीवित जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो वहाँ पर पहले सिद्धांत में क्या हुआ, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे यह कहा गया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या कहा है कि सभी जीव तो कोशिका से निर्मित होते हैं। जब कोशिका से निर्मित होते हैं तो उनका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी, कोशिका ही होगी, क्योंकि किससे निर्मित होते हैं, कोशिका से निर्मित होते हैं। और सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन करते हैं और उपापचय की दृष्टि से समान होते हैं, जो कि हम उपापचय मेटाबोलिसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या होते हैं, इन दृष्टि से रासायनिक संगठन करते हैं और इस दृष्टि से क्या होता है, सभी कोशिकाएं क्या होते हैं, एक दूसरे से सभी समान होते हैं। और हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। हमने क्या कहा कि जब कोई नई कोशिका का निर्माण होता है तो क्या होता है, पूर्व उपस्थित कोशिका के द्वारा होता है। जब कोई नई कोशिका का निर्माण होता है, निर्मित होती है, तो क्या किससे होती है, पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, अर्थात पूर्व उपस्थित सेल से होती है। इस सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो 1858 ईस्वी में, मतलब कि देखिए कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, स्लीडन और स्वान के द्वारा। लेकिन जब कोशिका सिद्धांत जो चौथा पॉइंट है, 4th पॉइंट देख रहे हैं हम लोग कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। तो इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था, रुडोल्फ विर्चो द्वारा। कब, 1858 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एक पहला ऑप्शन में रहे स्लीडन रहे, स्वान रहे, और दूसरा ऑप्शन रहे स्लीडन और स्वान, और तीसरा ऑप्शन रहे स्लीडन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम तीसरा ऑप्शन मारेंगे, कौन से, स्लीडन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो भी नाम दिया जाए और स्लीडन और स्वान दिया जाए तो हम लोग को इस ऑप्शन को टिक मार देंगे, क्योंकि एक कोशिका सिद्धांत में इन दोनों का तो योगदान था ही महत्वपूर्ण। लेकिन एक चौथा पॉइंट जब देखते हैं हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, तो क्या होता है, रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया है। ये भी क्या होते हैं, कोशिका सिद्धांत में अपना योगदान समाहित किए हुए हैं। अब 5वां पॉइंट क्या है कि सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएं करती हैं। क्या होता है कि जब कोई, जैसे कि सभी जीव अपने अपनी क्रिया करते हैं, काम करते हैं, तो उसका मुख्य वजह क्या है, जब जो कोशिका से जब सभी जीव निर्मित होते हैं, एक क्या जो कोशिका है ये सभी क्या होते हैं, आपस में अंतर क्रियाएं करती रहती हैं, जिसकी वजह से सभी जीव क्या होते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो ये हुआ हमारा कोशिका सिद्धांत जो कि हमने देख लिया। और देखने के बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग कोशिका सिद्धांत पढ़ने के बाद टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। और टाइप ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके कुछ सेल से, कोशिका से कुछ फैक्ट देखे जाते हैं, कुछ कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो उसके द्वारा देखते हैं कुछ फैक्ट्स। तो इसको देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिखना हो तो कोई पर लिख लीजिए। क्या है, सेल थ्योरी हम देख चुके हैं। तो सेल थ्योरी जो कि हम लोग स्लीडन और स्वान के द्वारा और रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखना है कि जैसे कि सेल, हम ये जो एनिमल सेल का डायग्राम है, तो एनिमल सेल डायग्राम जो कि जैसे कि हम इसे में कुछ फैक्ट्स भी हैं, हम उस फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। जो हमारे एनिमल सेल का डायग्राम जो हुआ, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे अन्य भाग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, गोल्जी अपार्ट्स भी है, सेंट्रियोल्स भी है, माइक्रोट्यूब्स भी है, राइबोसोम्स भी है और लाइसोसोम भी है, गोल्जी बॉडी है, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं,
ये सब अन्य भाग हैं। और तो इसका हुआ कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विद्युत गृह भी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। वहीं न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका केंद्र कहते हैं। अब राइबोसोम हुआ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। और लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग्स, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं कि आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। वहीं बात अगला चीज है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल है। एक क्या है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल है। अब होता है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कोई प्लांट सेल हुआ और एनिमल सेल हुआ, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, जो हरा होता है, कलर में हरा होता है, तो इसका कार्य बताएंगे जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। तो इसे हम जो प्लांट सेल पाया जाता है, इसे हम किचन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल कहते हैं। और प्लांट सेल में भी सेल वाल पाया जाता है, सेल वाल जो कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ उपस्थित होता है। सेल वाल जो कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ उपस्थित होता है। सेल वाल सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ से घिरा होता है। और सबसे अब देखिए यहाँ तक हुआ जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। अब वह सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। वहीं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की कोशिका कहते हैं। तो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ इतना हम लोग सब जान लिए। एक हुआ फैक्ट्स हुए, जैसे कि हम लोग यही बता चुके कि साइटोलॉजी बता चुके, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, वहीं टिश्यू का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसी के बाद ये भी हम समझ लें कि जैसे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। वहीं हम क्या कहते हैं कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी को ए.के. शर्मा कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी मतलब कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी को किसे कहते हैं? ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा कह सकते हैं। ए.के. शर्मा। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अब अगले ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। सेल के कितने प्रकार होते हैं और उसके बाद और अच्छे से तो इस क्लास को रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और जो भी किसी प्रकार का क्वेश्चन डाउट हो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो भी आपको कमी लगे और कहीं प्रॉब्लम होके तो उसका भी कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हो सके आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाया जाए जिस टॉपिक में परेशानी हो रही है, उसको भी आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका उस चीज़ का भी समाधान किया जाएगा। आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स।